और जब प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया तो प्रोडक्शन से दूसरी सिचुएशन क्या जाती है। जैसे प्रोडक्शन में हमने हमेशा आपको बताया है कि पहला कंडीशन क्या होता है, सर्वाइवल का कंडीशन होता है, किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन हो जाए। अब जीविकोपार्जन तो होने लगा, सर्वाइवल से दूसरी सिचुएशन कहाँ जाती है, सरप्लस की सिचुएशन जाती है। सर्वाइवल से हम सरप्लस में चले गए। इकोनॉमिक प्रोडक्शन के दो चरण होते हैं। पहला कोई भी प्रोडक्शन हम किस स्टेज में करते हैं, सर्वाइवल में करते हैं, और दूसरा स्टेज हमारा क्या जाता है, सरप्लस का स्टेज जाता है। और जब हम सरप्लस के स्टेज में जाते हैं तो एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी अस्तित्व में आती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज, ये तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम जानते हैं। तीन तरह के आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, उत्पादन, उपभोग और वितरण। इसी एक्सचेंज को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो उत्पादन किया, उपभोग किया और अब वितरण करना है। जब एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आएगा तो पहले तो कोई करेंसी थी नहीं, पहले तो कोई मुद्रा की व्यवस्था थी नहीं, तो कैसा एक्सचेंज आएगा, बार्टर सिस्टम आएगा। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है, कमोडिटी टू कमोडिटी। एक्सचेंज कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कमोडिटी टू कमोडिटी। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज होती थी और अब नहीं है ऐसा, तो आप गलत हैं। अभी भी कमोडिटी से कमोडिटी ही एक्सचेंज हो रही है। अंतर सिर्फ ऐसा हो गया है कि एक कमोडिटी ऐसी आपके पास हो गई है जो सभी कमोडिटी से चेंज हो जाती है। इसके अलावा और कोई बात नहीं, अभी भी कमोडिटी टू कमोडिटी ही एक्सचेंज हो रहा है। बस ये कहिए कि एक कमोडिटी आपके पास यूनिवर्सल हो गई है जो दुनिया की हर कमोडिटी से चेंज हो जाती है, दुनिया के हर सर्विस से चेंज हो जाती है। तो आपने क्या किया, कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज किया। इसमें समस्या क्या आई, इसमें समस्या आई डबल कोइंसिडेंस की। डबल कोइंसिडेंस होगा तो ही हम सामान को खरीद या बेच पाएंगे। पहले नहीं रहा होगा, जब नंबर ऑफ कमोडिटीज कम रही होंगी, प्रोडक्शन लेवल बहुत नीचे रहा होगा, तो कुछ कम वस्तुएं रही होंगी और उतनी ही वस्तुओं के बीच में आदान प्रदान होता रहा होगा, और जो भी ये एक्सचेंजेबिलिटी है उन्हीं के बीच में एग्जिस्ट करती रही होगी। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कमोडिटीज बढ़ा होगा वैसे वैसे ज़्यादा एक्सचेंजेबिलिटी हुई होगी, और ज़्यादा वस्तुओं के विनिमय की समस्या के कारण से क्या हुआ होगा कि डबल कोइंसिडेंस के एग्जिस्टेंस में समस्या आई होगी। तो इस डबल कोइंसिडेंस को खत्म करने के लिए क्या किया गया, यूनिवर्सल कमोडिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया, और वही यूनिवर्सल कमोडिटी क्या बन गई, आपकी मनी बन गई। ये मनी भी जब हमने बनाई तो कई तरह से, सबसे पहली मनी जो हमने बनाई वो कौन सी मनी बनाई, वो हमने रियल मनी बनाई है ना। जरा इसको भी समझ लेते हैं। पहला मनी जो इस दुनिया में आया वो कैसा मुद्रा थी, रियल मनी था, या हिंदी में उसको क्या कहेंगे, वास्तविक मुद्रा थी। तो रियल मनी क्या है, वास्तविक मुद्रा क्या है, इसको भी आप समझ लें। अभी जो हम लोग मनी यूज करते हैं कैसी है, टोकन मनी है। टोकन मनी का मतलब क्या है, हिंदी में बोलेंगे उसको सांकेतिक मुद्रा है। आपके पास 500 रुपए का नोट है, बोलो, दे दो फिर। तो हाँ, 500 से 100 का हो गया। इतना जल्दी तो यार मौसम भी नहीं बदलता है। 500 से 100 का हो गया तुरंत ही। 100 वाला ही दे दो, नहीं रहने दो रहने दो रहने दो। तो अभी 100 वाला से बोलता हाँ 50 रुपए वाला है। तो 100 रुपए हैं आपके पास, अगर उस 100 रुपए को हम फाड़ दें 5, 10, 20, 50 टुकड़ों में, कितने का बिकेगा वो, 1 भी रुपए का नहीं। मतलब उसका अपना कोई मूल्य नहीं है, उसका अपना कोई मूल्य नहीं है, उसका फिजिकल वैल्यू 0 है। मतलब उसमें जो सामान लगा है उसका फिजिकल वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी मुद्रा का एक भौतिक मूल्य होता है, फिजिकल वैल्यू होता है। उस मुद्रा को बनाने में कुछ लागत लगी होगी, वो क्या है, फिजिकल वैल्यू ऑफ द मनी है, फिजिकल वैल्यू ऑफ द करेंसी है। और उस मुद्रा पर कुछ चीज लिखी गई होगी,
है ना, कोई मूल्य लिखा गया होगा, जो मूल्य लिखा गया है उसका क्या है, फेस वैल्यू है। तो अगर करेंसी रियल है, सॉरी, अगर करेंसी रियल है तो क्या होगा, फिजिकल वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर होंगे। मतलब सोने का अगर 500 रुपए का नोट होता तो आप उसको अगर वो 500 रुपए का नोट होता और मैं उसको काट पीट कर देता तो सोना बिक जाता 500 रुपए का। 500 रुपए का सोना या 500 रुपए का सोने का कोई वायर लगा होता, उसमें कुछ भी लगा होता, तो मुद्रा कितने की बिक जाती, 500 रुपए में। लेकिन आप जो मुद्रा यूज कर रहे हैं वो कैसी है, उसका फिजिकल वैल्यू इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू। उस पर लिखा तो 500 रुपए है लेकिन उसका मूल्य 5 रुपए भी नहीं है, बस उस पर लिखा क्या है, वो एक प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट का मतलब एक ऐसा नोट जिस पर प्रॉमिस किया गया हो। तो प्रोमिसरी नोट तो लोग बोलते हैं, सीधे नोट बोलने लगते हैं उसको, 500 रुपए का प्रोमिसरी नोट है ये। लेकिन लोग इतना लंबा क्यों बोले, इसलिए बोलते हैं 500 रुपए का नोट है। उस नोट पे क्या नोट है, आई प्रोमिस टू पे 500 रुपीज टू द बियरर। ये प्रॉमिस किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा। अब मेरी बात समझिए ध्यान से, मैंने एक नोट लिखा, आई प्रॉमिस टू पे 500 रुपीज टू द बियरर ऑफ दिस नोट। आप लेके चले जाइए बगल के दुकान में, वही नोट लेके चले जाइए मेरे घर पे। अगर मेरे घर वालों को विश्वास हो गया कि हाँ मैंने ही लिखा है, तो आपको 500 रुपये मिल जाएंगे। दोनों में अंतर क्या हुआ, साख का। दुकान वाले के सामने मेरी साख क्या है, 0 है, लेकिन मेरे घर वालों के सामने मेरी साख क्या है, वहां भी खराबी है ना है ना। लेकिन ये है कि 500 रुपये भर की है, 500 रुपये मिल जाएंगे। बाकी हमारे घर में भी हमारी कोई खास साख है नहीं है, मिला जुला नहीं, खराबी है। हाँ खराबी है, मिला जुला में आप कहोगे कुछ अच्छा होगा कुछ खराब होगा, है दुख हुआ। हाँ बहुत दुखद स्थिति है ना, हाई बहुत ज़्यादा दुखद स्थिति है। तो दुख बयां नहीं हो सकता, इतना दुख है ना। पर बात यह है कि जैसे आपकी स्थिति अपने घर में है, हम जानते हैं आपकी स्थिति आपके घर में क्या है, ये भी हम जानते हैं, है ना? तो आप बहुत उड़िए मत, है ना। तो हम सब की स्थिति ऐसे ही है अपने अपने घर में। कभी कभी आपके घर वाले आपको काबिल नहीं मानेंगे, ठीक वैसा ही बगल वाले थोड़ा मानते हैं, बगल वाले और थोड़ा दूर वाले थोड़ा मानते भी हैं। तो घर वाले तो हम बता रहे ना कि मानते हैं कि एकदम नकारा आदमी है ये, और ये बहुत बेकार है, कुछ नहीं। घर में सप्लाई ज़्यादा है, क्रेडिट तो खराब रहेगा रहेगा, है ना। तो बहुत खराब क्रेडिट है यार, कोई और तुम्हारा भी खराब है बहुत, मतलब अच्छा नहीं है। हाँ, कोई शक नहीं है उसमें। तो बात समझ में आ रही है कुछ कुछ। तो जैसे मैंने कहा कि आप ये नोट लेके चले जाइए मेरे घर, 500 रुपये आपको मिल गए, तो खेल किसका है, क्रेडिट का है। उस कागज के टुकड़े में 500 का कुछ नहीं है, वो गारंटी सरकार की है कि मैं बियरर को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। इसलिए जब मैंने वो पैसा नीचे चूड़ी वाले को दिया या बगल में अनाज वाले को दिया, तो उसने उसको रख लिया, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, प्रॉमिस टू पे टू द बियरर, है ना, कि वो धारक को मिलेगा जिसके पास वो हाथ में होगा। और सरकार कभी दे नहीं रही है, बस उसने गारंटी ऐसी दी है, अब उसी गारंटी के आधार पर वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है। लेकिन अगर मान लो कि कभी इकोनॉमी फेल हो गई, तो इकोनॉमी फेल होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज के कारण से होगी ना, पैसे के कारण से होगी नहीं। अब मान लीजिए कि मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम गया, गिर गया, अब पैसा लेके घूमो आप, वो रूस वाली स्थिति हो जाएगी। एक बोरा रूबल लेके जाते थे, उधर से एक अंडा लेके आते थे, एक अंडा एक बोरा रूबल लेके। लोग चाय बनाने के लिए लकड़ी खरीदने में जितना पैसा खर्च होता था,
उतना पैसा जला देने से चाय बन जाती थी। तो लोग चाय बनाने के लिए लकड़ी नहीं खरीदते थे, सीधे रुपया जलाते थे। ये स्थिति हो जाती है। पैसे में कोई दम नहीं है, दम सारा किस में है? गुड्स एंड सर्विसेज में है। ये बात मैं पहले दिन से बता रहा हूँ। कोई भी इकॉनमी पैसे के दम पे कभी आगे नहीं बढ़ सकेगी। जब भी वो आगे बढ़ेगी उसको अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना होगा। बात समझ में आ रही है? तो टोकन करेंसी चलाना अच्छा तो है, लेकिन ये खतरों से खेलना भी है। आप अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो बहुत गड़बड़ी भी कर देगा ये। रियल करेंसी क्यों नहीं चला सकते? ये वाली मुद्रा क्यों नहीं चला सकते? अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि प्राइसेस वोलेटाइल हैं, है ना, चेंज होते रहती हैं। जैसे मान लो कि हमने 500 रुपये का एक सोने का नोट बना दिया, गोल्ड का नोट बना दिया। अब ये सोना जो है 500 रुपये का नोट बनाते समय हमने कुछ अमाउंट में सोना यूज किया होगा। मान लीजिए हमने सोना यूज किया 1 ग्राम। साल भर बाद क्या हुआ? 1 ग्राम सोने का दाम बढ़ के 550 हो गया। अब वो 500 रुपये का नोट आप क्या करिएगा? गला देंगे आप। जैसे आपने देखा ना कि 1 रुपये का मोटा वाला सिक्का आता था, उससे 2 रुपये की ब्लेड बन जाती थी। सारा सिक्का गायब हो गया, नेपाल चला गया। सरकार ने, अच्छा आप ऐसे सोचो ना कि अगर 1 रुपये का सिक्का बनाने में सरकार को 1 रुपये से ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तब तो बेवकूफ़ी वाली काम हो रहा, बेवकूफ़ी वाली बात हो रही ना। तो आपने देखा 1 रुपये का सिक्का दिन ब दिन छोटा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि अगर उसमें 1 रुपये से अधिक की सामग्री यूज की गई है तो जिसके भी हाथ में जाएगा वो रोक लेगा उसको, और उसको पिघला के फिर कुछ और यूज कर लेगा, ब्लेड वगैरह जैसा कि पहले बन जाया करता था। तो सरकार ने उसका मटेरियल भी चेंज कर दिया। अब उसको पिघला के जब अलग करोगे तो अलग अलग मटेरियल निकलेगा, कोई एक चीज़ नहीं निकलेगी जिसको आप यूज कर पाएँ। तो रुपया लगातार क्यों छोटा होता जा रहा है? 1 रुपये का सिक्का, कुछ दिन बाद कहेंगे 1 रुपये का सिक्का चलेगा ही नहीं, नहीं चलेगा है। अब बिल्कुल बिहार में नहीं लेता, बाकी लेता है, दिल्ली विल्ली में सब ले लेते हैं। और बिहार में भी, अच्छा ये ना लेने वाला मामला क्या है भाई? क्यों नहीं लोगे तुम? रिजिड हो जाओ, मारपीट नहीं करो, 100 नंबर डायल कर, 112 नंबर डायल कर दो, पुलिस को बुला लो। नहीं, लेकिन वो इलीगल काम कर रहा है ना। एक लीगल टेंडर को एक्सेप्ट करने से मना करना गुनाह है, गैर कानूनी बात कर रहा है वो, जेल जाएगा वो, बैंक तो लेगा ही लेगा। बैंक कैसे नहीं लेगा? तो टाइट होना पड़ेगा, टाइट होना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता वो। देखो ऐसा है ना कि 1000 रुपये से अधिक के भुगतान में मना कर सकता है ना, कि 1000 रुपये से अधिक का भुगतान कर रहे हैं और आप 1-1 रुपये का सिक्का लेके चले गए हैं। अब आदमी बैठ के गिने उसको, तो वो तो दुकानदार भी मना कर सकता है, कोई भी मना कर सकता है कि नहीं भाई हम। लेकिन वो ये कह दे हम 1 रुपये का सामान खरीद के 1 रुपये का सिक्का दे रहे हो, मना कर दे कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो वो थोड़ा ना है। अब जैसे मान लो 1 लाख रुपए का तुमने स्कूटी खरीदा और 1 लाख रुपए 2 बोरे में भर के ले गए 1-1 रुपये का सिक्का, जब वो मना कर सकता है। क्योंकि मुद्रा का एक और आपने लक्षण बताया, आप ही ने बताया था कि वो क्या है, इजी टू होल्ड है, और तुम क्या कर रही हो, उसके उसी क्वालिटी को खराब कर रही हो, वहां पे वो मना कर सकता है। आप बोरा भर के मत ले आइए। हाँ, लेकिन अब वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस करेंसी को नहीं लूंगा। लीगल टेंडर है वो, लेना पड़ेगा। लीगल टेंडर है, क्या है? लीगल टेंडर है। मोदी जी ने 8 नवंबर को क्या कहा था कि आज के रात के 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। ये ना शब्द यूज किया था, मतलब कि अब कोई भी इनको स्वीकार करने से मना कर सकता है। हालांकि लिया कुछ लोगों ने मना भी किया, लेकिन लीगल टेंडर नहीं होंगे का मतलब यह है कि दुकानदार चाहे तो ले और चाहे तो
ना ले। अब दुकानदार ले तो वो अपना टेंशन झेले, जाके जमा करे बैंक में, और नहीं तो सीधे मना कर दे भैया 500 रुपये का नोट हम नहीं लेंगे। अब अगर मना कर दिया 500 का नोट नहीं लेंगे तो कोई कानूनी कार्रवाई उसके अगेंस्ट नहीं की जा सकती है। तो पैसे का ये सारा खेल।